भारतीय समाज में न्याय की जो व्याख्या है वो आदिकाल से चल रही है। न्याय है तो अन्याय भी है, अन्याय है तो उसमें न्याय दिया जाता है। जब हमारा देश मुगलों के अधीन था, यानी कि अगर हम मोटा मोटा एक अंदाज लगाएं तो 16वीं शताब्दी के बाद से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य का आधिपत्य शुरू हुआ। उस दौरान मुझे नहीं लगता है कि कोई भी राजा महाराजा भारतीय शास्त्रों के अनुसार न्याय पद्धति को स्थापित कर सकता था। वास्तव में जिस मनुस्मृति को लेकर के इतना उल्टा बोला जाता है, वैसी स्मृतियां हमारे पूर्वजों ने बहुत लिखी हैं। हर किसी की अपने अपने विचार होते हैं समाज के अनुसार। लेकिन जब अंग्रेजों ने आईपीसी वगैरह की शुरुआत की, तो उन्होंने जानबूझकर एक ऐसी स्मृति को उठाया जिसे वो विवादित बना करके ही उन्होंने लाए। कहा जाता है कि मनुस्मृति में 4 वर्ण है। 4 वर्ण का मतलब ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। वास्तव में ये वर्ण सामाजिक नहीं है। ये प्रशासनिक वर्ण व्यवस्था थी कि कौन प्रशासन में क्या क्या दिखेगा। जैसे आज क्लास 1 ऑफिस, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4 इस तरह से बने हुए हैं। इन सभी के सर्विस मैनुअल है। अगर आप सर्विस मैनुअल को देखेंगे तो ड्राइवर का अलग सर्विस मैनुअल है, चौकीदार का अलग है, कंपाउंडर का अलग है, डॉक्टर का अलग है, सबके अलग अलग। और जब तक वो अपने आप को उच्च स्थिति से बदल के दूसरी में नहीं लाते हैं, तब तक वो दूसरे सर्विस मैनुअल को फॉलो नहीं कर सकते, मतलब बदल नहीं सकते। जैसे एक कंपाउंडर है, तो जब तक वो डॉक्टर नहीं बन जाता है, वो डॉक्टर वाले काम कर ही नहीं सकता। यही वर्ण व्यवस्था उस समय थी प्रशासनिक। उस समय भी कर्मों के आधार पर वर्ण व्यवस्था चेंज होती थी, आज भी होती है। लेकिन जो लेखक होते हैं, उसके पास एक बहुत अच्छी शक्ति होती है कि वो जिस रूप में चाहे उस रूप में किसी भी बात को सिद्ध कर सकता है। जैसे एक शब्द है, रोको मत जाने दो। अब लेखक के ऊपर है कि वो उसमें रोकना चाहता है या जाने देना चाहता है। अगर वो लिखेगा रोको मत, जाने दो, तो इसका भाव रहेगा कि जो जा रहा है उसे रोको मत, उसे जाने दो। अगर वो चाहता है कि इसमें ये भाव आए कि इसको रोको, जाने मत दो, तो वो कहेगा रोको मत, जाने दो। तो इन लेखकों ने जब भारत की प्राचीन भव्यता सभ्यता को देखा तो वो आश्चर्यचकित रह गए। और उसके सामने बाकी सारी सभ्यताएं बौनी लगने लगी। उन्हें ये समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी भव्य सभ्यता के लोग गुलाम कैसे बन गए, मतलब हार कैसे गए। वास्तव में जो हारे थे वो अलग थे, जो सतत संघर्ष कर रहे थे उनका संघर्ष बाद में जीतना भी। लेकिन उन्होंने उस समय कलम उनके हाथ में थी, इतिहास लेखन उनके हाथ में था। ऐसा एक ऑरा क्रिएट कर दिया कि भारतीय ग्रंथ जो है वो निकृष्ट जातिवादी सोच के ग्रंथ है। क्योंकि देखिए, कुछ भी लिखा हो, चाहे आज के संविधान की बात करें, इसीलिए मैंने उठाया कि अगर हम मनुस्मृति के प्रति इतने दुर्भाव रखते हैं, तो हमें संविधान के प्रति भी उन चीजों को समझना चाहिए जो वास्तव में कहीं ना कहीं नैतिक मूल्यों का ह्रास कर रहे हैं। मेरा ये कहना नहीं है कि आप मनुस्मृति को लागू करें। मेरा सिर्फ इतना है कि जो चीज सही है उसको सही रहने दो। आपको समझ में नहीं आ रही तो आप इग्नोर कर। जलाना कोई उद्देश्य नहीं है, क्योंकि पुस्तकें जला के आप क्या करें। जो लिखा जा चुका है वो लिखा जा चुका है। इसी परिप्रेक्ष्य में अगर मैं बात करता हूँ वर्ण व्यवस्था की, तो ब्राह्मण जो था उस समय उसके पास दो ही कार्य थे।
शिक्षा का, पूजा पाठ का। शिक्षा के अंदर ही उसका आता था राजनीतिक परामर्श देने, क्षत्रिय। क्षत्रिय के पास कर्म था पूरे प्रदेश की रक्षा करने का, जिसमें सैनिक भी थे और राजा भी। फिर आता है वैश्य, जिसका काम व्यापार करना। अब यहाँ पर आप सोचिए, सारे लोग तो व्यापार नहीं करेंगे, न सारे लोग क्षत्रिय हो जाएंगे, देश की रक्षा करेंगे, न सारे से। तो एक वर्ग ऐसा भी था जो प्रजा करना, इसमें सभी समान हैं। और एक शूद्र, यानी कि जो अभी चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी है, तो वो था। पहले ये सब स्वैच्छिक थे, बाद में जैसे डॉक्टर का बेटा डॉक्टर बनता है, वकील का बेटा वकील बनता है, तो अपने पैतृक काम में लगते चले, क्योंकि उसमें उनको सहूलियत, एक वर्चस्व बना। दिक्कत सिर्फ ये है कि चीजों को समझे बिना, चीजों को जाने बिना अगर उसकी बुराइयां शुरू होती, तो समाज में एक गलत संदेश जाता है। आपने मनुस्मृति को जलाया, लेकिन उस समय किसी भी ब्राह्मण ने इसका देखा, क्योंकि हमको अपनी भव्यता और सभ्यता का पूरा, हम गलत थे नहीं, हम गलत हुए नहीं, करो तुम लोग। जैसे अगर जिस द्वेष भाव को लेकर के या जो कह करके मैं उस सत्य को जलाया था, वो वास्तव में समाज में इतनी ही मजबूती से होती, तो क्या कोई तुमको जलाने देता? आज आप कुरान की बात करिए, बाइबल की बात करिए, किसी भी हम पंथ के धर्म ग्रंथ की बात करिए, किसी की मजाल है लेकिन सब समझ नहीं। ये सबको पता है कि आप बोले, आप ये गलत करें। सनातन धर्म एक ऐसी पद्धति है जिसमें किस प्रकार के विचार हुई स्थिति, कट्टरता, बावजूद इसके लिए इस धर्म को बुरी तरह से विचार किया जाए। तो आज मैं संविधान की उन कक्षाओं पर लेकर के हूँ जिसमें एक वर्ग वास्तव में अछूत घोषित हो चुका है, जिसको हम बोलते हैं सवर्ण वर्ग। इस सवर्ण वर्ग के लिए संविधान के मौलिक अधिकार यही है। जैसे नागरिक के मूल अधिकार है स्वतंत्रता का। स्वतंत्रता का अधिकार नहीं आता है तो वो अपनी बात कह सकते खुले। लेकिन आप जरा ये सोच के देखिए, CST को दे रहा है तो वो उसकी स्वतंत्रता का अधिकार है, वो उसका आक्रोश है जो उसने 5,000 साल तक झेला है, भले ही उसकी उम्र 24 साल। लेकिन पलट के यदि किसी सवर्ण ने उसको उसी लहजे में उत्तर दे दिया, तो उसकी स्वतंत्रता खत्म, उसको भेजा जाएगा। यहाँ पर उसका शोषण हो रहा है कि भाई किसी को सिर्फ शब्द की वजह से, जबकि उसने वही शब्द कहे हैं जो उसको सुनने को मिले थे। अगर आप मुझे गाली नहीं देंगे तो मैं आपको गाली क्यों दूंगा? आपने मुझे गाली दी ये कह के कि हमारा 5,000 साल तक शोषण हुआ। अगर शोषण होता तो आप इस स्थिति में होते ही नहीं। चलिए, आपकी उम्र भी 24 साल है, 5,000 साल से तो कोई लेना देना भी नहीं। लेकिन जब सवर्ण ने उसको उसी लहजे में बात की तो केस हो गया। ऐसा काम है। और नाम है इसका संविधान। ये सारी चीजें बहुत ही गौर करने वाली हैं। गौर करने वाली इसलिए हैं क्योंकि जिस समय हम किसी पुस्तक के प्रति सकारात्मक सोच रखते हैं, तो उसमें वर्णित भेदभाव को भी हम लोग सकारात्मक भेदभाव देखते हैं। जबकि सत्य ये है कि भेदभाव सिर्फ भेदभाव होता है, उसमें सकारात्मक और नकारात्मक कुछ नहीं होता। आप एक वर्ग को वरीयता दे रहे हैं, दूसरे वर्ग को आप निग्लेक्ट कर रहे हैं, तो फिर ये भेदभाव ही है। इसमें सकारात्मक जैसा कुछ नहीं।
योग्यता के आधार पर किसी को आगे बढ़ाया जाता है तो वो वास्तव में अच्छी बात है, लेकिन अयोग्यों को ये कहकर आगे बढ़ाया जाता है कि तुम तो योग्य हो, तुम तो इतने साल तक शासन करते रहे, अब इनकी बारी। बारी ठीक है, लेकिन आप योग्य तो बनिए, शासन करने के योग्य बनिए। आपको योग्य नहीं बनना है, आपको पद चाहिए। अब सवर्ण का जब शोषण शुरू हो गया, तो जिसने शोषण किया है उसके विरुद्ध वो आवाज भी नहीं उठा सकता, क्योंकि उसके ऊपर एक ठप्पा लग जाएगा। तो मनुवादी मानसिकता की, मनुवादी मानसिकता के नाम पर लोग क्या क्या बोल देते हैं कुछ पता नहीं। और वो ना बोलने वालों को पता है कि मनुस्मृति में क्या लिखा है, और ना बेचारे उस सुनने वाले को, क्योंकि दोनों को ही ना तो संस्कृत आती है और ना मनुस्मृति की भाषा समझ में आए। समझ में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि जैसे आज भी संविधान के आधार पर न्याय होता है। आपने देखा होगा 5 जजों की बेंच है, 7 जजों की बेंच है, उसमें 3 इस तरफ, 4 उस तरफ, या 2 इस तरफ, 3 इस तरफ। तो ऐसा क्यों? आखिर निर्णय तो सारा संविधान के नियमों और कानून के अंतर्गत ही हो रहा है, फिर विरोधाभास क्यों? विरोधाभास है उनके इंटरप्रिटेशन में, कि किस जज ने किस चीज को क्या समझा, किस नजरिए से देखा। जब केस सामने आता है तो उस पर पक्ष, निष्पक्ष, विपक्ष, ये 3 होते हैं। आप ये सोचिए कि कोई भी व्यक्ति निष्पक्ष रह सके, नहीं रह सकता। एक जज जिसने खुद 3 शादी की हो, उसकी नजर में बलात्कार इतना बड़ा जघन्य अपराध नहीं होगा जितना उस जज की नजर में होगा जिसकी सिर्फ 1 शादी हुई। क्योंकि कहीं ना कहीं हमारा व्यक्तिगत जो ऑरा होता है या व्यक्तिगत व्यक्तित्व होता है, हमारे न्याय में झलक। बात करते हैं हम धार्मिक स्वतंत्रता की। धार्मिक स्वतंत्रता का कोई पैरामीटर नहीं है। पैरामीटर इसलिए कि जिसने अपने पंथ को या अपने मजहब को जितनी कट्टरता से स्थापित कर दिया है, उसके अधिकार उतने ही सुरक्षित है। होली पे पानी मत बहाओ, दिवाली पे पटाखे मत चलाओ, ये कहने वाले हमारी धार्मिक स्वतंत्रता पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं देते। ऊपर से हमसे कहते हैं कि हमारे धर्म ग्रंथों में कहाँ लिखा है। इनसे ये पूछिए कि भाई बाकी के धर्म ग्रंथों में भी तो पूछो कि कहाँ लाउड स्पीकर का इस्तेमाल लिखा है, कहाँ पर ये लिखा है कि अगर कोई इस धर्म ग्रंथ की निंदा कर दे तो उसको मार डालो। कहीं लिखा है? और अगर लिखा है तो वो वास्तव में गलत लिखा है ना। हमारी सांस्कृतिक और शिक्षा संबंधी अधिकार, अगर आप सवर्णों को देखें तो एक तरह से वो अपनी संस्कृति भूल चुके हैं। आज कचरे माहौल में जी रहे हैं। कभी उनको वेस्टर्न कल्चर अच्छा लगता है, कभी कुछ अच्छा लगता है। कुल मिला के जो मूल अधिकार है वो घपल चौथ मची हुई है। बात होती है मनुस्मृति की, जिसको आज कोई जानता तक नहीं है। मैं गारंटी से कहता हूँ कि 99% सवर्णों ने मनुस्मृति देखी तक नहीं होगी कि कहाँ से छपती है, क्या लिखा है। क्योंकि इस सवर्ण समाज के पास इतनी फुर्सत ही नहीं है रोजी रोटी की और दैनिक समस्याओं से जूझने की कि वो जाकर के मनुस्मृति पढ़े और उसके आधार पर किसी से बात करे। इन सारी चीजों को अगर आप गौर से देखेंगे, देखिए, 2 चीजें जो हैं वो समाज में इतनी बुरी तरह से फैली हुई है। एक तो जाति के आधार पर आरक्षण, और जाति के आधार पर नियम कानून। इन दोनों समाजों को एक 2 वर्गों में बांट दिया है, एक इस तरफ है, एक उस तरफ। इस तरफ वाला 5,000 साल का रोना लो करके उसको जस्टिफाई कर रहा है। दूसरी तरफ वाले कह रहे हैं कि भैया 70 साल में 4 पीढ़ियां निकल गई हैं, कब तक रोना रोए। और वास्तविकता भी ये है कि जो बोलते हैं ना, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है, इस आरक्षण ने वही किया है। सोचिए, एक ऑफिस में 15 लोग काम कर रहे हैं, उसमें से 3 लोग आरक्षण वाले हैं।
उनकी एफिशिएंसी कम होनी ही होनी है, क्योंकि जो एग्जाम को क्रॉस करके आए हैं उसमें जितनी दक्षता चाहिए वो उससे कम में आए। जब आपने उस समय दक्षता नहीं की, जब आप पूरी तरह से स्वतंत्र थे और आपका भविष्य अंधकार में था, तो अब तो आप दक्षता अपने अंदर लाएंगे ही, क्यों, जब आपकी नौकरी सेट हो गई है। आपको कोई निकाल नहीं सकता, और निकालेगा तो एक आपके पास आरोप है ही कि हम इस समुदाय के हैं इसलिए। तो जब 12 लोग देखेंगे कि आप मन से काम कर नहीं रहे हैं, सैलरी पूरी ले रहे हैं, हम तनाव ले रहे हैं, अब मस्त रह रहे हैं, तो धीरे धीरे ये 12 लोग भी जो है अपने काम को स्लो करते चले हैं। वो भी सोचेंगे कि जितना कर सकते हैं उतना करो, क्यों सर दर्द लो। नतीजा ये होगा कि उन 12 को देख के कि बाकी लोग भी इन्फ्लुएंस होंगे, और एक स्थिति ये आएगी कि सबकी एफिशिएंसी डाउन हो जाएगी। आरक्षण दिया गया था ये कहकर या ये सोच कर कि इनकी एफिशिएंसी बढ़ेगी, ये धीरे धीरे मुख्य धारा में उसी तेजी से बढ़ेंगे जैसे सवर्ण बढ़ रहा है। लेकिन हो रहा है इसका उल्टा, सवर्ण भी पिछड़ने लग रहा है, खासतौर से मेहनत के बाद उसका ही मनोबल डाउन हो रहा है। और वास्तविकता सबसे बड़ी ये है कि अगर इस आरक्षण को, जिस समय ये लागू हुआ था उसी समय ये निर्धारित होता कि हर साल उन लोगों को इस श्रेणी से बाहर कर दिया जाएगा जिनको मिल चुका है, तो आज स्थितियां बहुत अलग होती। आज हो सकता है कि बहुत कम लोग बचे होते जो आरक्षण के लिए एप्लीकेबल होते। दूसरा, अगर आप इसमें गौर से देखेंगे तो उस समय जितनी जातियां थी आज उससे करीबन 20-25 गुना हो चुकी है। तो एक सहज ही अनुमान लगाया जा सकता है कि जिस उद्देश्य को लेकर के आरक्षण आया था उससे बिल्कुल विपरीत जा रहा है। आरक्षण का उद्देश्य था कि दबे कुचले लोगों को ऊपर लाना, लेकिन यहाँ क्या उल्टा हो रहा है। यहाँ जो पहले सामान्य वर्ग में था या जो सामान्य श्रेणी में था वो दबी कुचली स्थिति में जा रहा है। तो अगर देखें तो आरक्षण का उद्देश्य तो फेल हो गया। आप खूब बोलते रहे हमारे साथ 5 साल तक, 5,000 साल तक जुल्म हुआ, हमारा अधिकार है, ये कोई आर्थिक योजना नहीं है, तो ये एकल परिवार कल्याण योजना भी नहीं है, एक ही परिवार के लोग बार बार लेते रहे। कुछ एक ऐसे केस आए हैं जिसमें कायदे से सुप्रीम कोर्ट को स्वतः संज्ञान लेना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट भी डरता है कि बोले कौन लड़े वैसे। ये समाज राजनीतिक रूप से इतना जागरूक है कि 1 करोड़ 2 करोड़ लोग तुरंत सड़कों पर उतर आएंगे, पूरी देश की आर्थिक व्यवस्था खराब कर सकते हैं। और कहने को ये कि सब हम दबे कुचले हैं, डरे हुए हैं। इनसे तो वाकई में हम लोगों को भी डर लगता है कि कुछ बोलो तो सुनना समझना है नहीं, ऊपर से लड़ना शुरू। और कई बार तो मुझे ऐसा लगता है कि शिक्षा के लिए किसी को वंचित नहीं किया गया, लेकिन जब लोगों ने देखा होगा कि शिक्षा इतनी आसानी से मिल सकती है तो बाकियों ने क्यों नहीं दी, तो उन्होंने एक थ्योरी बनाई कि हमें पढ़ने नहीं दिया गया। आप सोचिए, अंबेडकर अपने परिवार में काफी सारे भाई थे उनके, बाकी भाई क्यों नहीं पढ़े, सिर्फ एक व्यक्ति ही क्यों पढ़ पाया। अब कोई बोले नहीं साहब फीस के चक्कर, तो साहब उनके पिताजी अंग्रेजी सेना में कुछ पद पर थे, तो पढ़ाई की तो समस्या है नहीं। और उस समय अंग्रेजी सेना में काम करने वालों का इतना दबदबा होता था कि एक आम नागरिक तो उनसे बहस क्या उलझ ही नहीं सकता था। तो ये पूरी मनगढ़ंत कहानी को इतनी तन्मयता से बनाया गया है कि एक पिक्चर से क्रिएट हो जाती है कि मटका अलग, सटका अलग, मास्टर अलग। भाई हद है। मतलब कोई यहाँ पर तर्क करना भी नहीं चाहता, डर है कि तर्क किया नहीं कि वो शुरू हो। यानी सवर्णों के लिए जो अनुच्छेद 13 है ना, ये भी काम नहीं करता है। मूल अधिकारों से असंगत, ये मूल अधिकारों में एक है आपका समानता का अधिकार, वो भी नहीं। सरकारी नौकरियों में
समता का अधिकार वो भी नहीं है भाई, वो 30 साल में ही आउटडेटेड हो गया। बाकी लोग लगे हैं 40 तक। आने जाने का किराया भी मिल रहा है, फ्री कोचिंग भी मिल रही है। हमने क्या किया है अपना? 5,000 साल वाला हमको ताना मार दो। 5,000 साल तो भैया कोई जिया ही नहीं है। 5,000 साल पहले तो एकलव्य भी राजा का बेटा था। इन सारी चीजों को अगर तुमसे एनालाइज किया जाए तो आप पाएंगे कि जितना झोल चपाटा हमारे इतिहास के साथ किया गया है, उतना किसी के साथ नहीं किया। चलिए अब बातें करते हैं एक एक को उठा करके। यहाँ पर हम सवर्णों को देखते हैं। अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता। दो व्यक्ति लड़ रहे हैं, ठीक है। एक व्यक्ति ने गाली दी पंडित जी को, ठाकुर का, इसको भी दे सकते, कोई बात नहीं। लेकिन पलट के उसी व्यक्ति को जाति सूचक गालियां अगर ठाकुर पंडित ने दे दी तो SC ST एक्ट लग जाएगा। तो कानून के समक्ष एक अपराध के लिए दो प्रावधान, तो कानून के समक्ष समानता तो भी है, ठीक है। अब बात करते हैं अनुच्छेद 15। लिंग को थोड़ी देर के लिए अपन छोड़ देते हैं, हालांकि जो महिलाओं का आरक्षण है वो इसी में, अल्पसंख्यकों को विशेष सुविधाएं वो इसी में आता है। जाति, जाति के आधार पर सवर्णों के साथ भेदभाव, क्योंकि बहुत सारे जिलों में कुछ एक हॉस्टल ऐसे बनाए गए जिसमें अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लोग ही रह सकते। भाई सवर्ण कहाँ है? वो तो देश का नागरिक है, उसके लिए कहाँ जगह है? वो अपनी व्यवस्था खुद कर। अच्छा, जब व्यवस्था व्यक्ति खुद करता है यानी संघर्ष कर, तो वो और निखरता है। यही कारण है कि इतने सालों की उपेक्षा के बाद भी सवर्ण वहीं बना। कुछ गिरे, आत्मबल से ही लोग गिर पड़े, लेकिन बाकी लोग टिके। ये है संघर्ष की शक्ति। जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव सरकारी नौकरी में है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने जन्म स्थान के भेदभाव को बड़े अच्छे अच्छे पैरामीटर बना रखे कि आपको ये आना चाहिए, आपको वो आना चाहिए। और राजस्थान, पंजाब जैसे राज्यों में देख सकते। अब बात करते हैं सार्वजनिक रोजगार के अवसरों तक समान की। अब आप ये बताइए कि एक व्यक्ति जो है वो 30 साल में आउटडेटेड हो गया, उसको अवसर भी 5 ही मिले। दूसरे को 7 मिले 35 साल तक, तीसरा देता रहे अनलिमिटेड। तो ऐसा क्यों? तो समान पहुंच उसके लिए तो नहीं हुई ना जो 30 साल में 5 अवसर लेकर के निपटनी। बताइए। इस तक अस्पृश्यता, अस्पृश्यता क्या है? अस्पृश्यता सामाजिक अपराध है, मानता हूं। लेकिन अगर सरकार ही इस तरह का भेदभाव अछूत बना दे तब क्या होगा? स्थिति तो यहाँ पर यह है कि सवर्ण वर्ग को सरकार ने ही अस्पृश्य बना के रखा हुआ। लेकिन सवर्ण है कि अपनी योग्यता के बल पे आगे बढ़ रहा है। उन्मूलन तो आप तब करेंगे ना जब उस चीज को देखिए। आज आज मैं अपने घर की लेटरिन खुद साफ कर रहा हूँ, और अभी से नहीं, सन 1986 से हम लोग, जब से मैंने वो संभाला 6 साल का हुआ, तब से मैं देख रहा हूँ। मैं नानी के यहाँ जाता था तो सारे लोग खेतों में जाते थे। तो ये समस्याएं थी कहाँ? कुछ लोगों के यहाँ पे थी, आज भी है, लेकिन वो रसूखदार लोग, वो किसी भी जाति के हो सकते।
ठीक है। अब भारतीय नागरिकों को 6 अधिकारों का शासन देता है, लेकिन सवर्णों को जो है वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता नहीं, उसकी लिमिटेड है। जबकि दूसरी पार्टी को कोई लिमिट नहीं है। वो चाहे तो हमारे भगवान राम को गाली दें, वो चाहे भगवान कृष्ण को दें, वो कुछ भी कर सकते। वो उन ब्राह्मणों को गाली दे सकते हैं जो पूजा पाठ करते हैं, लेकिन सवर्ण नहीं दे सकते। तो ये नहीं है। अब अनुच्छेद 20 और 21 और 22 ये ऐसे हैं जो बेचारे सवर्णों पे लागू ही नहीं है। अगर उसके ऊपर SC ST एक्ट लग गया, आप दोषी है या नहीं है बाद में देखा जाए, पहले पकड़ के जेल में डालो। तो ये सारी जो चीजें आज हो रही हैं, इसका भी कहीं ना कहीं प्रतिकार होगा। अगर संविधान बनाते समय निर्माताओं को ऐसा लगता था कि जातियों से समस्या है, तो वहां पर एक क्लाउज जोड़ देते कि भाई किसी भी फॉर्म में जाति का कॉलम ही नहीं, कहानी खत्म। जातियां खत्म करनी थी तो नो कास्ट सर्टिफिकेट बनाने का प्रावधान करते, न कि कास्ट सर्टिफिकेट। आज एक वर्ग अपनी जाति प्रमाण पत्र बना करके अपनी जाति को संजोए रख रहा है। वही व्यक्ति कहता है कि लोग आरक्षण खत्म करने की बात तो कहते हैं, लेकिन जातियां खत्म करने की बात नहीं। भाई तुम अपना जाति को रजिस्टर्ड कराए और बाकी से कह रहे खत्म कर दो। तुमको अपनी ही जाति गाली लग रही है, लेकिन फिर भी तुम उसको बचा के रखना चाहते। तो जिनको अपनी जाति गाली नहीं रख रहे हैं, वो क्यों उसको ना बचाएं। ये ऐसे पैरामीटर्स हैं जहां पर आपको हमको सोचना पड़ेगा। हिंदू धर्म यानी सनातन धर्म, अगर हम बात करते हैं, तो इस पर सबसे ज्यादा आक्षेप होते हैं, हर बात पे होते हैं। जागरण हुआ वहां पर होना, होली मनाएंगे वहां, दिवाली मनाएंगे वहां, नौ दुर्गा व्रत रहेंगे वहां। कुछ भी कार्यक्रम हुआ कि उस पर आरोप लगने शुरू हो गए। बाकी धर्मों में ऐसा कुछ नहीं, बकरा काट दो, आदमी काट दो, कुछ भी कर दो, कोई प्रश्न नहीं। तो ये जो अंतःकरण की स्वतंत्रता के साथ धर्म का पालन प्रचार ये सब है, ये भी सवर्ण के लिए है नहीं। वो बात एक अलग है कि वो जूझ रहा है, उसने हथियार डाले नहीं। ये मैं आपको पहले ही बता ही चुका हूं। राज किसी भी व्यक्ति को कानून के समक्ष समानता नहीं कर, लेकिन सवर्णों के साथ ही नहीं। यहाँ पर सवाल मैं आपके लिए छोड़ता कि आपको क्या लगता है, क्या जो मैंने बताया वो सही है या गलत है। ये डिसीजन आपको लेना है। जय हिंद, जय भारत।